हेलो चैंपियंस, रौनक राव दिस साइड। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 10th सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ऑल दो चैप्टर काफ़ी बल्कि है और लेंदी है, बट हमारा फोकस रहेगा जस्ट डिस्कसिंग द की नोट्स, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। डोंट वरी अबाउट द पीडीएफ, ये जो पूरे नोट्स की पीडीएफ है दैट इज़ द शॉर्ट नोट्स इन की पॉइंट्स, राइट, आपको अवेलेबल हो जाएगी ऑन आर टेलीग्राम चैनल, राइट, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज वी मीन्स जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड नेशनलिज्म? नेशनलिज्म वर्ड, ये वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एंटायर चैप्टर इज डिपेंडेंट ऑन दिस वर्ड। पूरे चैप्टर ही, पूरे यूरोप की स्टोरी ही इस वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। नेशनलिज्म मीन्स डिज़ायर टू मेक योर कंट्री इंडिपेंडेंट। डिज़ायर टू मेक योर कंट्री इंडिपेंडेंट। व्हेन यू हैव डिज़ायर कि आपकी अपनी कंट्री को क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है, आज़ाद करना है। और वो कैसे होगा? व्हेन वन हैज़ लव एंड प्राइड, फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड। when one has feeling of love and pride towards his or her nation, right, that is nationalism. Desire to make your country independent, and this is only possible, ये तभी हो पाएगा when you have love and pride towards your nation, when you start loving your nation, that it's my country, it's my land, right, that is meaning of nationalism. चैप्टर के फर्स्ट पेज पे देर इज अ पेंटिंग गिवन, द पेंटिंग विच वॉज मेड बाय फ्रेडरिक सूरी। ही मेड 4 पेंटिंग्स टू शो द वर्ल्ड अबाउट डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक वैल्यूज। फ्रेडरिक सूरी वॉज अ यूरोपियन स्कॉलर जिन्होंने 1848 में एक पेंटिंग बनाई, 4 पेंटिंग्स बनाई, जो हमारी बुक में एक पेंटिंग गिवन है फ्रंट पेज पे। नेम ऑफ दैट पेंटिंग इज पैक्ट बिटवीन नेशंस। पेंटिंग का नाम है पैक्ट बिटवीन नेशंस। अब वो पेंटिंग हमें क्या शो करती है? देयर इज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जिसके एक हाथ में लैंप है और एक हाथ में दैट इज लाइट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है, राइट। सो अ फीमेल फिगर सिंबलाइज फ्रीडम। वो क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइज फ्रीडम। हैव अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एक हाथ में देर इज अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड इन वन हैंड चार्टर ऑफ राइट्स। एक हाथ में वो टॉर्च शो करता है दैट इज ब्राइट, अब फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, नाउ थिंग्स गोना चेंज, राइट। एंड इन अनदर हैंड देर इज वन हैंड देर इज अ चार्टर, एक चार्टर ऑफ राइट्स है कि दीज आर द नेचुरल राइट्स ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स, कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं दीज आर सर्टेन नेचुरल राइट्स जो सबको मिलने चाहिए। सेकंड, शैटर्ड थिंग्स सिंबलाइज। नीचे हम देखते हैं पेंटिंग में, सो देर आर शैटर्ड थिंग्स, क्राउन्स हैं, मुकुट हैं जो किंग डालते हैं, वो टूटे हुए हैं। दैट सिंबलाइज एंड ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन और मोनार्की सिस्टम। वो शो करता है एंड ऑफ मोनार्की, कि अब क्या हो जाएगी, मोनार्की खत्म हो जाएगी। थर्ड, हम स्काई की तरफ देखते हैं पेंटिंग में, तो क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स हैं विच सिंबलाइज फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी शो करता है फ्रीडम एंड एनलाइटमेंट एंड चार्टर ऑफ राइट्स। थिंग्स जो टूटी हुई हैं वो शो करती है एंड ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट और एंड ऑफ मोनार्की, दैट इज किंग रूल। मोनार्की टर्म बार बार आएगा, मोनार्की मीन्स किंग रूल। एंड क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स शो करते हैं सिंबलाइज फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड। During the 19th century, the idea of nationalism made changes in political and mental world of the Europe. It means earlier जो हमारा पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, अभी वहाँ पर हमें कंट्री दिखाई देती है। देर इज जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑल दीज कंट्रीज आर देयर। बट अर्लियर नेशन स्टेट्स, कंट्री विच आर ऑल्सो नोन एज नेशन स्टेट। किसी कंट्री को हम नेशन स्टेट कब बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ नेशन स्टेट। वाई इंडिया इज अ नेशन स्टेट? बिकॉज इंडिया हैज़ अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल टेरिटरी। फिक्स्ड जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी है जो लैंड मास है, दैट इज फिक्स्ड। इंडिया हैज फिक्स्ड जियोग्राफिकल टेरिटरी एंड पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, दे हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। उन लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज। सो जिस कंट्री में ये चीज़ होंगी, एंड रूल्ड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट। सिंगल गवर्नमेंट माने ज़मीन का एक वो टुकड़ा जिसकी टेरिटरी, जिसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है, वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, लाइक हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, एंड दैट एंटायर लैंड इज रूल्ड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट, दैट इज़ अ नेशन स्टेट। वापस चलते हैं। अर्लियर यूरोप वॉज नॉट अ नेशन स्टेट। यूरोप में नेशन स्टेट्स नहीं थी। डिफरेंट एम्पायर्स यूज टू रूल। एम्पायर्स माने किंग्स।
फॉर एग्जाम्पल इस टेरिटरी को कोई किंग रूल कर रहा है, ऑस्ट्रियो हेम्सबर्ग रूल कर रहे हैं, यहाँ पे जर्मन ट्राइब कर रहा है, यहाँ पे दूसरी डायनेस्टी रूल कर रही है, राइट, सो बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही है फॉर एग्जाम्पल। बाद में लोगों में डिमांड आई दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट आर कंट्री एज अ नेशन स्टेट, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर मोनार्की हो, मीन्स किंग रूल हो, सो हमें अपनी कंट्री को क्या बनाना है, देयर डिमांड वॉज टू क्रिएट अ नेशन स्टेट, वो अपनी कंट्री को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज प्लेड अ क्रूशियल रोल, हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कंट्री को नेशन स्टेट बनाया कैसे जाए, सो दे हैड दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, पहले फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होती है, देन विच लेड टू द रिवोल्ट, और फिर रिवोल्ट से प्रोटेस्ट कर करके लोग अपनी कंट्री को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज अ आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स। सो ये पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है, पेंटिंग का नेम क्या है, पैक्ट बिटवीन नेशंस, किसने बनाई, फ्रेडरिक सूरी ने, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन, राइट। For revision, you will find the notes on Telegram channel and link is mentioned in the description box, so no need to worry. Okay, now starting with the French Revolution and the idea of nation. French Revolution basically start होता है 1789 में। French Revolution means when people of France overthrow monarchy, फ्रांस के लोग क्या करते हैं, मोनार्की को ख़त्म करते हैं, and they establish republic and democratic form of government, right? They establish republic, free government, right? French Revolution which took place in 1789, very important, was the first clear expression of nationalism, जो यूरोप में फर्स्ट टाइम शो करता है that now people are having feeling of nationalism and they wanted to transfer power from monarchy to body of French citizen। वो चाहते हैं मोनार्की, किंग से पावर खत्म हो और पावर किसके पास आ जाए, टू द फ्रेंच सिटीजन्स, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट, सक्सेसफुल होते हैं फ्रांस के लोग मोनार्की को हटाने में, किंग रूल को हटाने में, राइट। स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, अब लोगों में वो एक लव वाली फीलिंग को डेवलप करने के लिए, या फिर टू डेवलप दैट फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस अमंग फ्रेंच पीपल, क्या क्या चीज़ें यूज़ की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस के लोगों में टू डेवलप दैट फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, या फिर हम बोले यूनिटी वाली फीलिंग डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई। फर्स्ट, आइडियाज़ लाइक ला पैत्रे, दैट इज़ फादरलैंड, एंड ले सितोयन, दैट दिस कंट्री जहाँ पे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, इट्स आर फादरलैंड एंड वी आर द सिटीजन, सो पावर हमारे पास होनी चाहिए। देन दे यूज्ड न्यू फ्रेंच फ्लैग, लोगों ने एक फ्रेंच फ्लैग क्रिएट किया जिसने लोगों को यूनाइट किया, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। देन ए स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड विच वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, लोगों में फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी शो बनाए रखने के लिए जो स्टेट जर्नल होता था पहले, दैट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लॉज बनाता था, इट वॉज इलेक्टेड, उसको इलेक्ट किया गया और उसको रीनेम कर दिया गया एज अ नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स कंपोज्ड एंड ओथ्स टेकन, न्यू हिम्स सॉन्ग्स लोगों ने कंपोज किया अपनी कंट्री के प्रेज में, एंड लोगों ने ओथ ली, शपथ ली दैट वी विल वर्क फॉर दिस आर कंट्री, दिस इज आर लैंड, और अब इसके बेटरमेंट के लिए हम काम करेंगे। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, पावर को सेंट्रलाइज किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश्ड, फ्रांस में जब मोनार्की होती थी सो देयर यूज टू बी कस्टम ड्यूटीज, टैक्स लगाया जाता था, एंड ड्यूज वर देयर, उनको अबोलिश किया गया कि इंटरनली अगर आपको फ्रांस के अंदर ट्रेड करना है देन नो नीड टू पे दैट मच टैक्स और कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स, राइट। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, पहले क्या होता था, किंग रूल था तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मेजरमेंट और वेट सिस्टम होता था, राइट, कि चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए। सो नाउ दे मेड इट यूनिफॉर्म, उन्होंने बोला पूरे फ्रांस में सिर्फ एक ही मेजरमेंट सिस्टम एप्लीकेबल होगा, दैट इज यूनिफाइड मेजरमेंट एंड वेट सिस्टम। French became the common language, one of the important point, most important point, they make French as the common language। उन्होंने decide किया now we will not focus on regional dialects, हम regional local language regional dialects के ऊपर focus नहीं करेंगे, we will mainly focus on French, and French became the common language। So these things played very crucial role क्या करने में, to develop feeling of collective belongingness or identity in French people। Moving ahead, right। Now, news about French Revolution spread across entire Europe. Student and other people joined the Jacobin clubs। जैसे ही पूरे यूरोप में लोगों को पता चला कि फ्रांस ने अपने आप को नेशन स्टेट डिक्लेयर कर लिया है, दे हैव मेड देयर कंट्री इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपनी कंट्री को किंग रूल से इंडिपेंडेंट कर लिया है। सो बाकी यूरोप के स्टूडेंट्स और लोगों ने दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स मेनली मीन्स रेवोल्यूशनरी क्लब्स, वो क्लब्स जहाँ पे लोग बैठकर मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे, कनेक्ट होते थे एक दूसरे के साथ कि हम मोनार्की को कैसे हटा सकते हैं कंट्री से, राइट। सो जैकोबिन क्लब्स दे स्टार्टेड रेवोल्यूशनरी वॉर, उन्होंने प्लानिंग करके अपने अपने एरिया में भी रेवोल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट किए। दे स्टार्टेड कैंपेनिंग टू एंड मोनार्की एंड ब्रिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नाउ पूरे यूरोप में वो लहर दौड़ गई दैट वी वांट टू एंड मोनार्की, हमें मोनार्की किंग रूल को खत्म करना है, एंड वी वांट टू ब्रिंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो फ्रांस रेवोल्यूशनरी वांटेड टू लिबरेट यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, फ्रेंच आर्मी कैरी नेशनलिज्म आइडिया अब्रोड। जैसे ही फ्रांस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया,
फ्रांस आर्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जैसे हमने फ्रांस को फ्री किया है, नाउ वी विल फ्री एंटायर यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मीन्स जब एक डेस्पोट होता है, किंग होता है, हु इज़ द हेड, और वो सारी चीज़ों को रन कर रहा होता है। सो फ्रांस ने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नाउ आई विल टेक केयर ऑफ एंटायर यूरोप, मैं पूरे यूरोप को फ्री करा दूंगा मोनार्की से। और फ्रेंच आर्मी कैरी द नेशनलिज्म आइडिया अब्रोड। फ्रेंच आर्मी ने मार्च करना स्टार्ट किया फ्रांस के बाहर की। अब अगर किंग को हटाना है तो किंग की फोर्सेस से लड़ना पड़ेगा ना, सो आर्मी टुक द चार्ज, ठीक है। उस टाइम पे जो मेन लीडर एमर्ज हुए फ्रॉम द फ्रांस, जिन्होंने मेन पावर एकोमोडेशन किया और फ्रांस को रन किया, इट वॉज नेपोलियन बोनापार्टे। नेम ऑफ दैट पर्सन इज नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815। अब जो फ्रांस में रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। नेपोलियन पावर में कब आए? 1919 में। सो बीच में आपने दो किंग्स के बारे में 9th क्लास में पढ़ा है, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। इन दैट यू हैव रेड अबाउट। सो मेनली जो वर्क किया इट वॉज डन बाय नेपोलियन बोनापार्टे, एंड नेपोलियन बोनापार्टे केम टू पावर। नेपोलियन पावर में आते हैं 1799 में, रूल करते हैं 1815 तक। ही ब्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, विच इज़ नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन लेकर आता है सिविल कोड। सिविल माने फॉर कॉमन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सिविल कोड कब लेकर आता है? 1804 में। अंडर सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियन ने कुछ ये चेंजेस किए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, इक्वेलिटी बिफोर लॉ वॉज एस्टेब्लिश्ड। नेपोलियन ने एस्टेब्लिश किया, रूल बनाया दैट देयर शुड बी इक्वेलिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने, कानून के सामने सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ही गेव राइट टू प्रॉपर्टी। पहले कॉमन पीपल के पास, आम जनता के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होता था। मीन्स वो लैंड परचेज करके ओन नहीं कर सकते थे, मालिक नहीं बन सकते थे लैंड के। किंग के पास लैंड होती थी सारी। सो ही गेव राइट टू प्रॉपर्टी टू सिटीजन्स। लोगों को उसने राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कराया। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उनको सिंप्लीफाई किया। जैसे हमने ऊपर देखा, वेट सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ही एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। उसने फ्यूडलिज्म एंड कर दिया। व्हाट इज फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म वो प्रैक्टिस होती थी यूरोप में इन विच जो लॉर्ड होता था या किंग होता था, वो पीजेंट से अपनी फील्ड में या अपने घर पर काम कराता था, और बदले में पैसे ना देने की जगह वो उन्हें प्रोटेक्शन देता था। वो बोलता था कि पीजेंट्स मेरे लिए काम करेंगे, बदले में मैं उनको क्या प्रोवाइड करूंगा? प्रोटेक्शन, ना कि मनी। दिस सिस्टम वॉज नोन एज फ्यूडल सिस्टम। अब इस फ्यूडलिज्म को आकर अबोलिश कर दिया नेपोलियन ने। नेपोलियन फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। नेपोलियन ने सभी पीजेंट्स को, स्लेव्स को फ्री करा फ्रॉम सर्फडम से, कि आपको लॉर्ड या मेयर के लिए काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड ही एंडेड मेनोरियल ड्यूज। जो जितने भी ड्यूज पेंडिंग थे, जो भी कर्जा होता था लॉर्ड्स का या मेनोर्स का ऑन द पीजेंट, उन्होंने उन सबको खत्म किया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि वर्क प्रोफेशनल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोग, ट्रेडर वाले लोग गिल्ड नहीं बना सकते, मीन्स दे कैन नॉट मेक देयर ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। उसने उसको रिमूव किया। एंड ही फोकस्ड कि अब यूनियंस बनाई जा सकती हैं, आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यूनियंस बना सकते हो। ही इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया उसने। ही मेड यूनिफॉर्म लॉज, सेम लॉज फॉर एवरीवन। ही स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, जो हमने ऊपर देखा, वेट सिस्टम को उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया, मेजरमेंट सिस्टम को, ठीक है, कि यही अब पूरे एरिया में यूज़ होगा। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड कॉमन नेशनल करेंसी। पहले अलग अलग एरिया में अलग अलग करेंसी यूज़ होती थी, लोकल करेंसी। नेपोलियन ने बोला ट्रेड को ईजी करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, वी शुड हैव अ कॉमन करेंसी, और उसने ही इंट्रोड्यूस्ड कॉमन नेशनल करेंसी अब जो यूज़ होगी। यू हैव सो मैनी पॉइंट्स, 6 to 7 पॉइंट्स। क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा दैट व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804। इट वॉज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कोड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन 1804। उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। जस्ट गो थ्रू द पॉइंट्स क्विकली, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। बट नेपोलियन ने इतने सारे अच्छे चेंजेस किए, बट सर्टेन चेंजेस विच वर डन बाय नेपोलियन वर नॉट लाइक्ड बाय द यूरोपियंस। यूरोपियंस को कुछ चेंजेस नेपोलियन के पसंद नहीं आए, राइट, जिस वजह से उन्होंने नेपोलियन को पावर से भी रिमूव कर दिया। वो चेंजेस कौन से थे? फर्स्ट, नेपोलियन टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम। नेपोलियन आर्मी की यूज़ करके जिस भी लोकेलिटी को फ्री कर रहा था, जिस भी एरिया को, कंट्री को फ्री कर रहा था यूरोप में, ही क्लेम्ड दैट नाउ आई विल बी द हेड, कि यहाँ का पॉलिटिकल हेड अब मैं रहूँगा। सो इट मीन्स उसने लोगों से क्या ले लिया? ही टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम। लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम रही ही नहीं टू चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट। देन ही इंक्रीज्ड टैक्सेस। नेपोलियन ने अदर कंट्रीज़ में, जो फ्रांस के बाहर थी, वहाँ पे कंट्रीज़ में ही इंक्रीज्ड टैक्सेस।
ही इम्पोज्ड सेंसरशिप, उसने सेंसरशिप इम्पोज कर दी। सेंसरशिप मीन्स मीडिया कैन नॉट प्रिंट और यू कैन नॉट से एनीथिंग विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। आप गवर्नमेंट परमिशन के बिना ना तो मीडिया कुछ प्रिंट कर सकती है और ना कुछ आप ओपन फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकते हो, राइट। सो ही इम्पोज्ड सेंसरशिप एंड फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी। उसने लोगों को फोर्स किया, ज़बरदस्ती रूरल एरिया के लोगों को फोर्स किया कि यू नीड टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, आपकी मर्जी है या नहीं है, यू नीड टू ज्वाइन, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द फ्रेंच आर्मी, कि आपको आर्मी में सर्विस प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी। इन 4 चेंजेस की वजह से पीपल वर नॉट हैप्पी एंड दे बिकेम होस्टाइल, एंग्री टूवर्ड्स नेपोलियन, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट होता है, दैट इज नो नेशन स्टेट्स वर देयर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नो कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। नेशनलिज्म तो तब होगी ना व्हेन पीपल विल फील कनेक्टेड, जब लोगों में देशभक्ति की भावना आएगी और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे। बट पहले ऐसा था ही नहीं, बिकॉज किंग्स रूल करते थे लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे पूरी टेरिटरी के लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। सो पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग जगह रहने वाले लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ की, दे यूज टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल, हेम्सबर्ग रूल ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। अब जो हेम्सबर्ग एम्पायर था, जैसे हमारे यहाँ पे मुगल्स आए, तुगलक्स आए, लोधी डायनेस्टी आई, मौर्यन आए, गुप्ताज आए, वैसे ही यूरोप में देयर वाज एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, 2 टेरिटरी के ऊपर रूल कर रहा है, ठीक है। रीजन्स अंडर हेम्सबर्ग एम्पायर स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब इतना बड़ा एम्पायर है हेम्सबर्ग एम्पायर, उसमें लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं कहीं पे लोग इटालियन बोल रहे हैं, कहीं पे पोलिश लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब ये जो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं ना, इनके अंदर ये एक फीलिंग आएगी कि हम सब तो यूनाइट हो नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, जर्मन, इटालियन और पोलिश आपस में यूनाइट नहीं हो सकते बिकॉज उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका ट्रेडिशन डिफरेंट है। सो दे विल डिसाइड कि हम सभी एक साथ तो यूनाइट हो नहीं सकते, सो लेट्स डू वन थिंग। जर्मनी के लोग यूनाइट हो जाते हैं एंड मेक अ सेपरेट कंट्री, इटली के लोग विल यूनाइट एंड विल मेक अ सेपरेट कंट्री, और पोलिश बोलने वाले लोग विल क्रिएट अ सेपरेट पोलैंड। सो ये लोग इंडिविजुअली अपने अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, दैट इज सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, हंगरी की हाफ पॉपुलेशन यूज टू स्पीक मैग्यार एंड अदर हाफ स्पीक वैरायटी ऑफ डायलैक्ट, दैट इज गैलिक पीपल एंड स्पीक पोलिश। सो मतलब लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, विच वॉज ऑल्सो अ रीज़न कि लोग इतने जल्दी यूनाइट नहीं हो पाए आपस में, एंड देन दे डिसाइडेड कि अपनी अपनी लैंग्वेज को लोगों को यूनाइट कर लेते हैं एंड हैव डेवलप, एंड एक वो फीलिंग डेवलप करते हैं, दैट इज फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राइट। If we talk about the aristocracy and the middle class, next topic, that is who are aristocrats and the middle class. If we talk about aristocrats, aristocrats were minority, population में तो minority में थे, their population was quite less, but they were dominant class, वो dominate करते थे पूरी society को because they were in power. वो power में क्यों थे? Because they had money. aristocrat class, जो aristocrats होते थे, they had money, then they had political domination. पॉलिटिकल डोमिनेशन भी उनका होता था, मतलब सोसाइटी में पैसे वाले लोग कम थे, जिनके पास पैसा और पावर दोनों थी, दे वर द एरिस्टोक्रेट्स, माइनॉरिटी बट डोमिनेंट क्लास। दे लैंड ओनिंग क्लास, इनके पास पैसा है, मीन्स दे यूज टू ओन लैंड। हमने ऊपर देखा ना, पीजेंट्स के पास, स्लेव्स के पास राइट नहीं था टू ओन लैंड, बट एरिस्टोक्रेट्स के पास लैंड होती थी। और लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसके पास ज़्यादा लैंड है, ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा पावरफुल है, राइट। देन एरिस्टोक्रेट क्लास यूज टू स्पीक फ्रेंच एंड वर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय टाइज ऑफ मैरिज। जो एरिस्टोक्रेट क्लास थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे फ्रांस में, एंड वो एक दूसरे से, एक एरिस्टोक्रेट के गुड रिलेशंस होते थे दूसरे एरिस्टोक्रेट के साथ, रिच पर्सन के साथ, एंड दे यूज टू हैव मैरिज टाइज, कि एक से दूसरी फैमिली में दे यूज टू मैरी। न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप बट वेल्दी एंड रिच, राइट। सो कम थे पॉपुलेशन में बट दे वर वेल्दी एंड रिच। सो दिस इज मच अबाउट एरिस्टोक्रेट्स। If we move on to the peasants, so common people, peasants were the common people, majority of population, they were in majority, सबसे ज़्यादा ये लोग थे, but they were poor, they were of poor class and they had no land. वो poor क्यों थे? Because they had no land. देखा ना, land ownership थी नहीं, किसने कराई, आकर दिलाई, नेपोलियन ने दिलाई, जब राइट टू प्रॉपर्टी दिया तब इनको लैंड मिलना स्टार्ट हुई। सो जब तक पीजेंट्स के पास लैंड थी नहीं। जो तीसरी क्लास, थर्ड क्लास विच वॉज देयर, इट वॉज अ मिडल क्लास। मिडल क्लास एमर्ज होती है, दैट इज न्यू सोशल क्लास विच इज़ अ वर्किंग क्लास, और अ मिडल क्लास एमर्ज्ड विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड। पहले यूरोप में ना सिर्फ 2 ही क्लास थी। एक तो मतलब क्लास की बात करें तो क्लर्जी ऊपर सबसे होता था, जो प्रीस्ट रिलीजन का काम करता है, फिर किंग। किंग के बाद अगर हम सोसाइटी में क्लासेस की बात करें तो सबसे ऊपर आते थे एरिस्टोक्रेट, देयर यूज्ड टू बी एरिस्टोक्रेट रिच क्लास, जो हमने देखा जिनके पास लैंड है, या फिर आते थे पीजेंट्स जिनके पास लैंड नहीं है। इट मीन्स देयर इज अ नो मिडल क्लास, वो मिडल क्लास है ही नहीं जिनके पास
पीजेंट्स के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब है। एरिस्टोक्रेट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा लैंड है, तो एक मिडिल क्लास मिसिंग थी। और मिडिल क्लास एमर्ज होती है व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती है, गुड्स बनाना स्टार्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होते हैं, और कुछ लोग पीजेंट के ऑक्यूपेशन को छोड़कर दे स्टार्ट डूइंग ट्रेड। वो क्या करना स्टार्ट करते हैं? ट्रेड। एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग ट्रेड, वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, सो दे अर्न प्रॉफिट। वो क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट, पैसा कमाते हैं। एंड व्हेन दे अर्न प्रॉफिट दे स्पेंड ऑन एजुकेशन, दे स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन। सो अब ये जो एक ट्रेडिंग क्लास आई है पीजेंट से निकलकर, दिस विल बी टर्म्ड एज मिडिल क्लास, क्योंकि इनके पास मनी भी होगा, थोड़ा सा पीजेंट से ज़्यादा होगा, एरिस्टोक्रेट से कम होगा, और इनके पास एजुकेशन नॉलेज भी होगी मोर देन पीजेंट, राइट। सो दे विल एमर्ज एज अ मिडिल क्लास, ठीक है। सो मिडिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम आगे देखेंगे। सो न्यू क्लास, वर्किंग क्लास एमर्ज होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। दिस न्यू सोशल ग्रुप और मिडिल क्लास इंक्लूड बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? बिजनेसमैन, ट्रेड करने वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाई, एंड प्रोफेशनल्स। दे वर एजुकेटेड, उनके पास एजुकेशन थी, आई टोल्ड यू, एंड वांटेड टू एस्टेब्लिश ऑटोक्रेसी, और उनके पास नॉलेज थी, एजुकेटेड थे, तो ऑटोक्रेसी, मोनार्की खत्म करना चाहते थे, राइट। एंड देवर लिबरल्स, वो किसको प्रमोट करते थे? लिबर्टी को, लिबरल्स, राइट। सो दिस इज अ न्यू क्लास, अब जो दोबारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कराएगी, राइट। लेट मी टेल यू डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। दो टाइप के लोग होते हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग। एक होते हैं लिबरल्स। लिबर वर्ड का मतलब होता है फ्री या फ्रीडम। लिबर वर्ड का मतलब होता है फ्री या फ्रीडम। सो लिबरल्स वो लोग होते हैं जो फ्रीडम की डिमांड करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं। वेयर दूसरे लोग होते हैं कंजर्वेटिव। लिबरल्स वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में चेंज चाहते हैं। आई एम कंप्लीटिंग द थिंग। लिबर्टी, फ्रीडम की डिमांड करते हैं और वो सोसाइटी में न्यू चेंजेस चाहते हैं। वेयर एज इनका अपोजिट होते हैं कंजर्वेटिस्ट और रेडिकल्स, जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते, वो लिबर्टी नहीं चाहते, वो चाहते हैं मोनार्की ही रही और जैसे सारी पुरानी चीज़ें चलती आई हैं वही चलती रही, राइट। सो लिबरल्स के अपोजिट कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अगर हम लिबरलिज्म की बात करें कि जो यूरोप के लोग थे वो कंट्री को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, और हमने ऊपर भी देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम की बात है। सो लिबर्टी इन व्हाट एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट में उन्हें लिबर्टी चाहिए थी? सो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑल बिफोर लॉ, कि उन्हें एक तो फ्रीडम चाहिए सभी इंडिविजुअल्स की, मोनार्की से फ्री होना है, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसको हम 3 स्फीयर में डिवाइड कर सकते हैं फ्रीडम को, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। या तो 3 फ्रीडम चाहिए लोगों को, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, सोशल फ्रीडम चाहिए, एंड इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स यू शुड हैव राइट टू वोट, आपके पास राइट होना चाहिए वोट करके अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का, एंड यू शुड हैव राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, आपके पास राइट होना चाहिए कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। सो इन पॉलिटिकल स्फीयर लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी खत्म करो, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लोगों के कंसेंट से, लोगों की परमिशन से, लोगों की वोट से गवर्नमेंट चूज हो। देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो पूरी कंट्री को रन करने के लिए, ऐसा ना हो किंग ही डिसाइड कर रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी, लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी हो, एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, एक पार्लियामेंट हो जो सबके लिए इक्वल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, एंड देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक लिबरलिज्म, देन फ्रीडम ऑफ मार्केट, एक तो फ्री मार्केट हो, ठीक है, जहाँ पे ओपनली ट्रेड किया जा सके विद मिनिमम टैक्स, एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, जो स्टेट ने इम्पोज लगाए हुए थे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका मैक्सिमम शेयर स्टेट के पास जाएगा, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को रिमूव करो, सो दैट देयर शुड बी अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हों, दे डू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और वो प्रॉफिट अर्न करें, राइट। एंड देन दे शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क, इसमें लोगों के पास क्या होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी टू वर्क। 2 फ्रीडम हमने यहाँ पर देखी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। थर्ड इज सोशल फ्रीडम। पीपल नीडेड फ्रीडम इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में फ्रीडम कैसे मिलेगी? देयर शुड बी इक्वालिटी, लोगों में क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई प्रैक्टिस ना हो, इक्वालिटी। देन जस्टिस, अगर किसी के साथ गलत हुआ है देन ही और शी शुड गेट जस्टिस, राइट। सो 3 फ्रीडम्स हमने देखी लिबरलिज्म में। पॉलिटिकल फ्रीडम लोग डिमांड कर रहे थे, इकोनॉमिक फ्रीडम डिमांड कर रहे थे, एंड दे वर डिमांडिंग सोशल फ्रीडम, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज, अब अगर लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, दे विल डेफिनेटली मेक यूनियंस, बिकॉज नेपोलियन ने ऊपर आकर क्या किया था? ही एबोलिश्ड, जो गिल्ड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, यूनियन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, वो नेपोलियन ने एबोलिश कर दी। सो पीपल स्टार्टेड मेकिंग कस्टम यूनियंस। 1834 में दे मेड कस्टम यूनियंस, जिनको जोल्वरिन बोला जाता था इन प्रूशिया। कस्टम यूनियंस और यूनियन ऑफ ट्रेडर्स वाज नोन एज जोल्वरिन, नो जोल्वरिन दैट ग्रुप। अब वो जोल्वरिन जो लोगों का ग्रुप बना, कस्टम यूनियन बनी, जो जोल्वरिन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर।
टैरिफ जो टैक्स लगाया जाता था, बैरियर्स लगाए जाते थे, टैक्स इंपोज किया जाता था, उसको रिमूव किया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, उन्होंने करेंसीज का नंबर रिड्यूस कर दिया जस्ट टू 32 से। पहले पूरे एम्पायर में 32 करेंसीज थी, तो अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग करेंसी रखनी पड़ेगी, अलग करेंसी में ट्रेड करना पड़ेगा। उन्होंने ओवरऑल कितनी करेंसीज कर दी? 2। एंड प्रोमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज टू स्टिमुलेट मोबिलिटी, और उन्होंने रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड किया ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड का ईजी हो सके, राइट। सो एक कस्टम यूनियन बनाएगी 1834 में, जिसको जोल्वरिन बोला गया इन प्रूशिया। इन्होंने क्या किया? दे एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर, टैक्स बैरियर इन्होंने हटाए। करेंसी का जो 32 करेंसीज होती थी उनको 2 किया, एंड दे हैड अ नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क फॉर द मोबिलिटी, ताकि ट्रेड ज़्यादा अच्छे से हो सके, राइट। ये सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी, बट 1815 में कुछ ऐसा होता है कि नेपोलियन को पावर से हटा दिया जाता है। और नेपोलियन वॉज अ लिबरल। नेपोलियन कौन थे? लिबरल थे, जो फ्रीडम सोसाइटी में चेंज चाहते थे, वो बोलते तो यही थे ना। बट देयर वॉज अ अगेन कंजर्वेटिज्म। 4 कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन के ऊपर अटैक किया 1815 में, विच इज़ नोन एज बैटल ऑफ वाटरलू, और उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। और देवर कंजर्वेटिव, वो क्या चाहते थे कि जो नेपोलियन ने मोनार्की खत्म की है उसको वापस लेकर आओ, ब्रिंग बैक मोनार्की, और जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे सारे उनको अंडू कर दो, पहले जैसा सब कुछ कर दो, ताकि सोसाइटी चेंज ना हो। बिकॉज वो कौन है? वो कंजर्वेटिज्म है, वो पुरानी चीज़ों को ही बचाना चाहते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू 1815, नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय कंजर्वेटिव। वो कंजर्वेटिव कंट्री कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। कंजर्वेटिव बिलीव्ड दैट दिस नेम ऑफ दीज 3 कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब कंजर्वेटिव बिलीव करते थे दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट मीन्स गवर्नमेंट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व, कि जैसा अभी तक चलता आ रहा है हमारी गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी, वो वैसी ही रहनी चाहिए। एंड जो नेपोलियन ने चेंजेस किए गए हैं उनको अंडू कर दो, अंडू द चेंजेस। कंजर्वेटिव बिलीव इन ट्रेडिशनल वैल्यूज सच एज मोनार्की, पुरानी चीज़ों को, ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही प्रोटेक्ट करके चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड along with modernization to strengthen the monarchy like modern day army, efficient bureaucracy and abolition of feudalism. It means नेपोलियन ने जितने भी अच्छे चेंजेस करे थे वो इन सबको अंडू करना चाहते हैं, कि जो चीज़ें पहले थी, फॉर एग्जाम्पल मोनार्की वॉज देयर, ब्रिंग बैक मोनार्की, देन देयर शुड बी फ्यूडलिज्म, ब्रिंग बैक फ्यूडलिज्म अगेन, राइट। सो मीन्स वो डेवलपमेंट की तरफ बात नहीं कर रहे थे, वो पुरानी चीज़ों को ही वापस करना चाहते थे, राइट। सो दीज आर द की हेडिंग्स। नेक्स्ट 1815 में एक मीटिंग होती है, दैट इज एट वियना, विच इज प्लेस इन यूरोप, ठीक है। 1815 में एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के जो हेड होते हैं, उस मीटिंग को बुलाने वाले जो कंजर्वेटिव हेड होते हैं, ही वॉज ड्यूक मेटरनिक, एंड ड्यूक मेटरनिक वॉज अ पर्सन हु वॉज ऑस्ट्रियन चांसलर। जैसे हमारे यहाँ पे पीएम प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे ही इन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वी हैव चांसलर, हेड जो होते हैं स्टेट के, चांसलर। ही कन्वीन्ड अ मीटिंग, वो ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया कंट्रीज़ को बुलाते हैं और वहाँ पे ट्रीटी साइन करते हैं, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन करते हैं? 1815 में। और ये डिसाइड करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में क्या, वी विल लुक अहेड, लाइक जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस करे हैं, अंडू ऑल द चेंजेस। ट्रीटी ऑफ वियना रिमूव्ड चेंजेस दैट वर बोट बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए थे उनको हटा दिया। फॉर एग्जाम्पल, बुर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू द पावर। नेपोलियन के आने से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बुर्बन डायनेस्टी पावर में थी, उन्होंने उसको दोबारा रिस्टोर किया। दे ब्रोट बैक बुर्बन डायनेस्टी टू द पावर। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड ऑन फ्रेंच बाउंड्री फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। उन्होंने फ्रेंच की बाउंड्री को, जो फ्रांस की बाउंड्री थी ना, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मींस उसको आपस में डिवाइड कर लिया उसकी लैंड को, ताकि इन फ्यूचर फ्रांस कभी एक्सपेंड ही ना हो। जो नेपोलियन कर रहा था, बाहर की यूरोपियन टेरिटरीज को कैप्चर करके फ्री करा के अपने कंट्रोल में कर रहा था, ठीक है। सो ही सेड दैट स्टेट्स वर क्रिएटेड एंड फ्रेंच की बाउंड्री को, फ्रांस की बाउंड्री को उन्होंने क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जर्मन, सिर्फ एक चीज़, दैट इज़ जर्मन कन्फेडरेशन, जो उसने जर्मन कन्फेडरेशन ग्रुप ऑफ स्टेट्स बनाया था उसको उन्होंने अनटच्ड रखा, ठीक है। डिवीजन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, इसको उन्होंने चेंज नहीं किया। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रीटी ऑफ वियना में कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो नहीं चेंज की गई, नेपोलियन ने पहले की थी? इट वॉज फॉर्मेशन ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन, दैट राइट। एंड द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की। उनका इंटेंशन क्या था ट्रीटी ऑफ वियना का? कि टू एस्टेब्लिश मोनार्की अगेन एंड टू ओवरथ्रो द नेपोलियन एंड सेट कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, की दोबारा पूरे यूरोप में क्या आ जाए? कंजर्वेटिज्म आ जाए। लिबरलिज्म की तरफ जो जा रहा है पूरा यूरोप, दोबारा किस तरफ आ जाए? टूवर्ड्स कंजर्वेटिज्म, राइट। सो दीज वर द चेंजेस। नाउ मूविंग ऑन टू द रेवोल्यूशनरीज। ऊपर हमने देखा दैट मिडिल क्लास आना स्टार्ट हो गई थी। अब नो मैटर कंजर्वेटिव कितना हार्ड ट्राई करें टू, नो मैटर हाउ मच हार्ड कंजर्वेटिव्स ट्राई कि हम ओवरथ्रो कर दें
मोनार्की वापस ले आए, लिबर्टी को हटा दें, बट मिडिल क्लास विल प्रोटेस्ट. सो नाउ देयर वर रेवोल्यूशनरीज. काफ़ी जो एजुकेटेड अवेयर लोग थे, दे बिकेम द रेवोल्यूशनरीज. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जैसे महात्मा गांधी वॉज अ रेवोल्यूशनरी, भगत सिंह वॉज अ रेवोल्यूशनरी, जो चेंज लाना चाहते थे. सिमिलरली इन यूरोप देयर वर रेवोल्यूशनरीज जो मोनार्की को खत्म करके लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आना चाहते थे. राइट. रेवोल्यूशनरीज ओपोज मोनार्कियल रिफॉर्म फॉर्म्स एंड एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस. वियना ने जो डिसीजन लिए उनको अपोज किया गया. फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम इन एंटायर यूरोप. वांटेड टू क्रिएट नेशन स्टेट. वो अपनी अपनी कंट्री को क्या बनाना चाहते हैं? नेशन स्टेट. ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन दे फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी. अब उन्हें पता था कि किंग है ऊपर और किंग अवेयर हो चुका है, सो अब वो ओपनली काम नहीं कर सकते. सो व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड सीक्रेट सोसाइटीज. उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बना ली जिसमें वो फंक्शन कर रहे हैं छुप के, मोनार्की के अगेंस्ट, किंग रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. राइट. और लोगों को अवेयर कर रहे हैं. राइट. सिमिलरली एक रेवोल्यूशनरी आते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी हु वाज फ्रॉम इटली. उनका नाम था गिसिपी मजीनी. गिसिपी मजीनी एक रेवोल्यूशनरी थे फ्रॉम इटली. वो इटली को क्या बनाना चाहते थे? अ नेशन स्टेट. सब रेवोल्यूशनरी अपनी कंट्री को नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं. सो गिसिपी मजीनी वॉज बोर्न इन जेनोवा इन 1807. ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बनरी. हमने बोला ना रेवोल्यूशनरीज ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना ली थी. सो अपनी यंग एज में गिसिपी मजीनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी. इट वॉज कार्बनरी. ही हिमसेल्फ फाउंडेड 2 सोसाइटीज़. कुछ टाइम बाद उसने खुद 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फाउंड करी. एक का नाम था यंग इटली विच ही फाउंडेड इन मर्सेलिस एंड यंग यूरोप विच ही फाउंडेड इन बर्न, नेम ऑफ प्लेस. ही बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली टू लिबरेट इटली. वो मानता था, वो लोगों को अवेयर करता था कि हम सभी इटालियन लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं, वी नीड टू यूनिफाई ऑल. उन सबको हमें क्या करने की ज़रूरत है? वी नीड टू यूनिफाई देम ऑल एंड वी नीड टू लिबरेट इटली. हम सबको मिलकर क्या करना है? इटली को क्या करना है? फ्री करना है. वी नीड टू लिबरेट इटली. हमें इटली में क्या एस्टेब्लिश करनी है? फ्रीडम. ठीक है. सो दिस मच, दीज आर द 4 की पॉइंट्स अबाउट गिसिपी मजीनी. दैट वर द मेजर रिफॉर्म्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गिसिपी मजीनी इन यूरोप. राइट. नॉट यूरोप, इन इटली. सो आ जाता है शॉर्ट नोट में, आ जाता है दैट शॉर्ट नोट ऑन गिसिपी मजीनी. नाउ मूविंग ऑन टू द एज ऑफ रेवोल्यूशन. 1815 से लेकर 1815 में कंजर्वेटिव दोबारा आ गए, नेपोलियन को पावर से हटा दिया, कंजर्वेटिज्म ले आए, मोनार्की ले आई. 1815 से लेकर 1848 तक कंजर्वेटिज्म बहुत स्मूथली फंक्शन करता है, मोनार्की चलती है, किंग रूल चलता है. अब 1848 में, सॉरी माय बैड, 1815 से लेकर 1830 तक, फॉर 15 ईयर्स, इन 15 ईयर्स के लिए मोनार्की बहुत अच्छे से फंक्शन करती है यूरोप में. राइट. बट आफ्टर 1830 दोबारा लोग रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गिसिपी मजीनी जैसे लोग एक तो अवेयर कर रहे थे लोगों को, और वो बता रहे थे कि हमें फ्रीडम के लिए काम करना है, लिबर्टी चाहिए. सो जो पहला रेवोल्यूशन हमें दोबारा देखने को मिलता है, इट इज़ नोन एज जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस. राइट. दैट रेवोल्यूशन इज नोन एज जुलाई रेवोल्यूशन विच टुक प्लेस इन फ्रांस. इन जुलाई 1830 बर्बन किंग ऑफ फ्रांस वर ओवरथ्रोन. दोबारा जो 1815 में बोर्बन डायनेस्टी को लेकर आए थे ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, 1813 में दोबारा जुलाई रेवोल्यूशन होता है और जो बर्बन किंग थे उनको पावर से दोबारा हटा दिया. नाउ दे एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब वो अपनी कंट्री में एस्टेब्लिश करते हैं लोग. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज एस्टेब्लिश अंडर किंग लुइस फिलिप. लोग बोलते हैं कि हम कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, फॉर जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे पूरी कंट्री के लिए. विद दैट वी विल हैव अ मोनार्की एज वेल. दिखाने के लिए हमारा एक किंग हेड होगा जिसको लोगों ने चूज किया होगा. दैट वाज लुई फिलिप. सो बोर्बन किंग्स को पावर से हटाया एंड दे एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस. सेम थिंग हैपेंड इन बेल्जियम. दैट इज बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. बेल्जियम को कंट्रोल किया हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स ने. नीदरलैंड ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था. बेल्जियम में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया इन जुलाई ओनली एंड दे एस्टेब्लिश देयर कंट्री एज फ्री कंट्री. सो दैट इज जुलाई रेवोल्यूशन. जुलाई रेवोल्यूशन में फ्रांस से बर्बन किंग्स हटते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है एंड लुई फिलिप किंग बनते हैं. बेल्जियम बिकेम फ्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड. राइट. सेकंड जो प्रोटेस्ट होता है दैट इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीस जो प्रेजेंट डे कंट्री है, पहले उसको एथेंस बोला जाता था. राइट. सो ग्रीस विच वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर. ग्रीस उस टाइम पे किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर. सिंस द 15th सेंचुरी स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस. और 15th सेंचुरी से वो स्ट्रगल कर रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए. फाइनली पीपल ऑफ ग्रीस यूनाइटेड, दे प्रोटेस्टेड एंड देयर वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच स्टार्टेड इन 1821. Poets, artists lauded Greece as a cradle of European civilization and mobilized public opinion to support struggle against Muslim empire. It means Greece
में जो रहने वाले लोग थे दे यूज टू फॉलो क्रिश्चियनिटी, वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे? मेनली क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, ठीक है। अब ये लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते तो इनको सपोर्ट करा यूरोपियंस ने, बिकॉज ग्रीस को जो कंट्रोल कर रहा था एम्पायर, इट वॉज ओटोमन एम्पायर, एंड ओटोमन एम्पायर इज अ एम्पायर विच इज मुस्लिम डोमिनेटेड। समझे यहाँ पे, मतलब इस चीज़ को समझो कितना इंपॉर्टेंट है कि रिलीजन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? ग्रीस में जो रहने वाले लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, जुडाइज्म को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स वो यूरोप के जो लोग करते हैं, और ग्रीस है कंट्रोल में ओटोमन एम्पायर के, जिसके हेड मुस्लिम है, जिसमें मेनली कौन है? मुस्लिम डोमिनेटेड है। सो अब इन ग्रीस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इनको सपोर्ट यूरोपियंस ने किया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ो ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट और अपनी कंट्री को फ्री बनाओ। इसमें पोएट्स ने और आर्टिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने बोला दैट इट्स अ क्रेडल ऑफ European civilization, right? And Muslim empire. Finally, after a long struggle, English poet Lord Byron organized fund, later went to fight war where he died. एक example है that there was a English poet जो ग्रीस के लिए लड़ाई लड़ने गया, 1824 में उसकी डेथ भी हो गई। फाइनली 1821 में प्रोटेस्ट स्टार्ट करा था इंडिपेंडेंस के लिए, 1832 में ग्रीस जीतता है और अपने आप को ओटोमन एम्पायर से फ्री कर लेता है, और दैट ट्रीटी एक साइन की जाती है जो डिक्लेयर करती है कि नाउ ग्रीस इज फ्री एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर। उस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। दैट ट्रीटी इज नोन एज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 बिकॉज 1832 में वो साइन हुई थी। एमसीक्यू में भी आ जाएगा, रिमेंबर इट, राइट। सो दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। नेशनलिज्म फीलिंग आ गई थी लोगों में। सो नाउ एक यूनिक टर्म एमर्ज होती है, दैट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म मीन्स व्हेन यू यूज कल्चर, जब आप लोगों में देशभक्ति की फीलिंग, टू डेवलप दैट फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स द कंट्री, यू यूज कल्चर, आप कल्चर का यूज करते हो, कल्चर से लोगों को यूनाइट करते हो, दैट इज रोमांटिसिज्म। और रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स अ कल्चरल मूवमेंट विच सोट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। कल्चर को प्रमोट करते हो, अपने कल्चर से लोगों को यूनाइट करते हो, जिससे एम होता है टू हैव अ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। रोमांटिक आर्टिस्ट बिलीव इन कल्चर। जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं, जो रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को, दे बिलीव इन कल्चर, कि हम कल्चर से लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। कैसे? बाय मेकिंग आर्ट, आर्ट बनाकर, बाय डूइंग पोएट्री, बाय स्टोरीज एंड बाय म्यूजिक इन क्रिएटिंग अ नेशन, कि हम देशभक्ति के गीत, कहानियाँ, म्यूजिक और आर्ट, इमेजेस बनाकर लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। दैट इज़ कल्चर। ये सब चीज़ें किसके पार्ट हैं? ऑल दिस पार्ट ऑफ कल्चर। ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम हरियाणा या यू आर फ्रॉम योर स्टेट, तो हरियाणा का कल्चर क्या है? हरियाणा का कल्चर है हरियाणा का म्यूजिक, हरियाणा की स्टोरीज, हरियाणा की पोट्री या हरियाणा का आर्ट, राइट। सिमिलरली महाराष्ट्र का कल्चर, उनकी लैंग्वेज में हुई चीज़ें। एमपी का कल्चर, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ की स्टोरी, वहाँ की पोट्री। सो सिमिलरली अब यूरोप के लोगों ने डिसाइड किया वाई टू नॉट टू यूज़ रोमांटिसिज्म, मीन्स कल्चर का यूज़ करके, इन चीज़ों का यूज़ करके हम लोगों को यूनाइट क्यों ना करें, राइट। रोमांटिक आर्टिस्ट फोकस्ड ऑन इमोशन इंट्यूशन। उन्होंने लोगों को लॉजिकल बातें नहीं बताई, उन्होंने लोगों को इमोशनली हिट किया कि हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, हमें इन चीज़ों से प्रमोट करके। एंड मिस्टिकल फीलिंग्स एंड क्रिटिसाइज ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। उन्होंने रीजन पे ध्यान नहीं दिया, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन बातों को पे ध्यान नहीं दिया। रोमांटिक इमेजिनेशन वाले लोगों ने ध्यान दिया ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट, कि इमोशनली हम लोगों को जोड़ सकते हैं। दे एम्फसाइज्ड ऑन शेयर कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर, पास्ट एंड बेसिस ऑफ नेशन। उन्होंने बोला वी हैव अ कॉमन कल्चर, वी हैव अ कॉमन पास्ट विच शुड बी अ बेसिस ऑफ आवर नेशन। और जब हम सब लोगों का कॉमन कल्चर है, कॉमन पास्ट है, कॉमन लैंग्वेज है, और हम इन चीज़ों में कॉमन है, सो वाई नॉट टू हैव अ ओन नेशन स्टेट, किंग रूल में क्यों रहना, राइट। जर्मन फिलोसफर जोहेनन गोटफिग हर्ड ट्राइड टू डिस्कवर कल्चर अमंग कॉमन पीपल विच वॉज नोन एज डास वॉक। सो एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है, दैट इज अ जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था जोहेन गोटेफ्रेड हर्ड। ही ट्राइड टू डिस्कवर कल्चर अमंग कॉमन पीपल। उसने लोगों के बीच में कॉमन कल्चर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, दैट इज दास वॉक, थ्रू द सॉन्ग्स एंड फोक पोट्री एंड डांसेस। इन चीज़ों का यूज़ करके, दिस शॉर्ट एग्जाम्पल। एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया, आई एम टेलिंग यू। ड्यूक मेटरनिक आपको याद होंगे ना, हु वाज ड्यूक मेटरनिक? ड्यूक मेटरनिक वो थे जिन्होंने 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना कराई थी। ही वॉज अ ऑस्ट्रियन चांसलर। ड्यूक मेटरनिक ने बोला था दैट गिसिपी मजीनी जो है, ही इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। जो गिसिपी मजीनी है, बिगेस्ट एनिमी है किसका? सोशल ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि गिसिपी मजीनी एक लिबरल थे, वो सोसाइटी को फ्री और न्यू चेंजेस करना चाहते थे। लेकिन ड्यूक मेटरनिक वॉज अ कंजर्वेटिव, वो एक कंजर्वेटिव था जो क्या रखना चाहता था? डेमोक्रेसी नहीं रखना चाहता था, वो मोनार्की ही रखना चाहता था। इसीलिए उसने अपने एनिमी को क्या बोला? बिगेस्ट एनिमी, राइट। दैट इज अ थिंग। सो इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे।
अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहीं पे कोरिलेट करना है, दैट इज जो हमने जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा ना, कि दोबारा 1815 से 30 तक तो फ्रांस में मोनार्की रही, लेकिन अब दोबारा वो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ और उन्होंने मोनार्की को हटा दिया। सो एक लाइन यूज होती है, दैट इज व्हेन, ड्यूक मेटरनिक नहीं बोली, ये लाइन भी किसने बोली, ड्यूक मेटरनिक, जो कि कहाँ के चांसलर है, ऑस्ट्रिया के, दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेज कोल्ड, एंटायर यूरोप कैचेज कोल्ड, कि जब फ्रांस स्नीज करता है, मीन्स फ्रांस से अगर कोई एक्शन लेता है ना, सो उससे पूरे उसको कोल्ड हो जाता है, मतलब उस चीज़ से पूरा यूरोप इम्पैक्ट हो जाता है। तो अब वो डर गए थे दोबारा कि जैसे ही फ्रांस ने जुलाई रेवोल्यूशन करा, मीन्स अब पूरे यूरोप में दोबारा रेवोल्यूशन होना स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि पहले क्या हुआ था, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हर कंट्री में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया फ्रीडम के लिए, वैसे ही अब फ्रांस में दोबारा रेवोल्यूशन हुआ है। सो मे बी पूरा यूरोप दोबारा नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करके रिवोल्ट करेगा। इसीलिए बोला व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेज कोल्ड। जैसे क्लास में एक बच्चे को जुकाम हो जाता है या एक घर में किसी एक को हो जाता है तो सबको ही हो जाता है ना। सो सिमिलरली तो यहाँ पे स्नीजेस का मतलब था रिवोल्ट या एक्शन जो फ्रांस ने लिया है। ये भी ड्यूक मेटरनिक ने स्टेटमेंट दी थी, इट इज़ इंपॉर्टेंट। Now moving on to the next heading, that is vernacular language. Vernacular language means local language, और language plays a crucial role in uniting people, right? For example, आप किसी फॉरेन लैंड में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप अमेरिका जाते हो या कहीं जाते हो और वहाँ पे कोई आपको हिंदी बोलने वाला मिल जाए, सो यू विल फील कनेक्टेड। या आपकी लोकल लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए, राइट, यू आर फ्रॉम हरियाणा, हरियाणवी बोलने वाला मिल जाए, आप यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, कोई मराठी लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए, यू विल फील सो अटैच्ड, राइट, कि दैट इज वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस। रिकवरी एंड एशियंट स्पिरिट, दैट इज क्रिएट सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी बनाने में लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल। डिलीवर मॉडर्न नेशनलिस्टिक मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। देन एक पोलैंड का एग्जांपल आता है, रशिया का एग्जांपल आता है, जहाँ पे रशिया वॉज रूलिंग पोलैंड, रशिया पोलैंड को रूल कर रहा था और पोलैंड के लोगों ने रशिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जस्ट बाय यूजिंग पोलिश लैंग्वेज। रशिया ने बोला पूरे पोलैंड से पोलिश लैंग्वेज हटा दो, सिर्फ रशियन लैंग्वेज यूज़ होगी, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें रशियन लैंग्वेज में होंगी। लोग आपस में यूनाइट हुए, पीपल ऑफ पोलैंड यूनाइटेड, दे डिनाइड कि हम लैंग्वेज रशियन यूज़ करेंगे ही नहीं, वी विल यूज़ आर पोलिश लैंग्वेज। आप हमें टॉर्चर करो, हमें पीटो, हमारे ऊपर टैक्स लगाओ, नो मैटर वॉट एवर यू डू, वी विल स्पीक पोलिश लैंग्वेज। और अपनी पोलिश लैंग्वेज का ही यूज़ करके दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रशिया। दैट इज़ एन एग्जाम्पल कि कैसे लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल। देन देर वॉज अ टाइम ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s के बाद इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई यूरोप की, सो देर वॉज हंगर, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सडनली कम हो गया, ठीक है, सो देर वॉज हंगर, भूख थी, लाइक पीपल वर डाइंग आउट ऑफ हंगर। देन हार्डशिप, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इकोनॉमी हार्डशिप स्टार्ट होती है, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है 1830s में, पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन बढ़ गई है लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है, सो मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरिया, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आ गए और अर्बन एरियाज़ को उन्होंने बना दिया स्लम्स, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो है नहीं रहने के लिए इतनी जगह, सो माइग्रेशन लीड टू स्लम प्रॉब्लम। स्मॉल प्रोड्यूसर सफर ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, मशीन्स आ चुकी हैं। अभी तक जो लोग हाथों से सामान बना रहे थे स्मॉल प्रोड्यूसर, उनको बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा, क्योंकि अब सभी लोग कौन से गुड्स खरीदना चाहते हैं, जो मशीन ने बनाए, बिकॉज दे आर चीप, एक तो वो चीप है, राइट। देन हाई टैक्सेज ऑन पीजेंट्स, किंग्स ने पीजेंट के ऊपर हाई टैक्सेज लगा दिया। एंड राइज ऑफ फूड प्राइजेज ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हुआ नहीं, बैड हार्वेस्ट हुआ, सो फूड प्राइजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एंड दिस लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलिज्म इन कंट्री, एंड मतलब अनरेस्ट आ गया पूरी कंट्री में ही, फ्रांस में और बाकी यूरोप में अनरेस्ट आ गया, क्योंकि इकोनॉमी डिक्लाइन कर गई सडनली, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट कम, खाना कम, माइग्रेशन हो गई फ्रॉम रूरल टू अर्बन, स्लम्स बन गए, स्टिफ कंपटीशन चल रहा है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो सिचुएशन डिट्योरेटेड। अगर ये हेडिंग आती है, सो इट मीन्स यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स, राइट, आपको ये सभी पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, राइट, ओके। नाउ तो दोबारा इन हमने ऊपर पढ़ा 1848 में देयर वाज अ पेंटिंग। इन 1848 पॉपुलेशन ऑफ पेरिस बिकेम केम ऑन रोड्स एंड लुई फिलिप, पेरिस इज इन फ्रांस ओनली, यू नो ना, कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। 1848 में दोबारा लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं, और जो लुई फिलिप को, जो उन्होंने खुद चूज़ किया था एज अ हेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आए थे 1813 में जुलाई रेवोल्यूशन में, उन्होंने उसको ही पावर से हटा दिया। दे रिमूव्ड किंग लुइस फिलिप फ्रॉम द पावर एंड ही वाज फोर्स टू फ्ली, उसे फोर्स किया कि वो कंट्री छोड़कर ही भाग गया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस एज रिपब्लिक, और जो नेशनल असेंबली थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताती थी ना, जो स्टेट जर्नल को नेशनल असेंबली कन्वर्ट किया था लेजिस्लेटिव ऑर्गन को, दे डिक्लेयर्ड कि नाउ फ्रांस इज अ रिपब्लिक, अब फ्रांस का कोई किंग नहीं है, हम अपना हेड खुद इलेक्ट करेंगे। नेशनल असेंबली ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट, नेशनल असेंबली ने सभी को फ्रीडम दी दैट यू हैव राइट टू वोट, जो भी मेल
main focus only male, only those male who are of 21 and above, they have right to work and by forming national workshop, कि हम आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द वर्क, यू हैव राइट टू वर्क एंड यू ऑल्सो हैव राइट टू वोट टू इलेक्ट योर गवर्नमेंट, दैट इज ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट ऑफ 21 एंड अबव एंड ग्रांटेड राइट टू वर्क, राइट. सो दैट इज अ थिंग. कैसे फ्रांस में दोबारा एक चेंज हुआ, मेजर चेंज इन 1848 जब लुई फिलिप को पावर से हटाया और फ्रांस रिपब्लिक बना. देन देर इज अ स्मॉल रिवोल्ट, दैट इज सिलेशिया रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन 1845. सिलेशिया इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, वहाँ पे वीवर्स रहते थे, राइट, हु यूज टू वीव क्लॉथ, ठीक है. जो उनसे काम कराता था वो अ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर यूज टू पे देम वेरी लेस. कॉन्ट्रैक्टर अगर वीवर से काम करा रहा है तो अच्छे पैसे तो देने चाहिए एटलीस्ट, सो ही यूज टू पे देम वेरी लेस. जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वीवर्स को कम पैसे देता था सिलेशिया में. सो वीवर्स ने क्या किया, वीवर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. इवन इतना प्रोटेस्ट किया कि वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर अटैक कर दिया, उसके घर में चले गए, उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उसको फोर्स किया वहाँ से भाग जाने के लिए. कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से भागकर पास वाले गांव में जाता है, उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, हेल्प नहीं मिलती. देन ही फाइनली, कॉन्ट्रैक्टर है, ही हैव अ लॉट ऑफ मनी, वो आर्मी को हायर करता है पैसों में जाकर, और आर्मी के साथ वो दोबारा सिलेशिया वापस आता है टू टेक रिवेंज एंड वो ओपन फायर करता है जिसमें 7 to 8 लोग मारे जाते हैं. दैट इज नोन एज रिवोल्ट ऑफ सिलेशिया, जिससे पता चलता है कि पीजेंट्स की कंडीशन या वीवर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. जिस इंडिविजुअल के पास, जो कम थे लेकिन जिनके पास पैसा था, लाइक कॉन्ट्रैक्टर था जो सिलेशिया का, दे हैड वेरी मच पावर, ठीक है, और लोगों को ज़्यादा पेमेंट भी नहीं मिलती थी काम के लिए. इट्स अ स्मॉल इंसिडेंट, आ जाए तो यू शुड नो. 1848 द रिवोल्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज, द रिवोल्ट वॉज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास. अब यहाँ पर 1848 में दोबारा रिवोल्ट कौन स्टार्ट करते हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, नॉलेज है. नाउ दे विल रिवोल्ट. नाउ दे डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. अब वो डिमांड करते हैं कि हर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड देयर शुड बी नेशनल यूनिफिकेशन, कंट्रीज बननी चाहिए. दे वांटेड टू क्रिएट अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. वो नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री को ऑन बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल मीन्स एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होगा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा और वो सबके लिए सेम होंगी. एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अब फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, मीन्स सेंसरशिप नहीं होगी, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. हर एक कंट्री एक, पहले देखो, अब ये जो मिडिल क्लास है पूरे यूरोप में क्या करना चाह रहा है, ये कह रहा है पूरे यूरोप को डिवाइड कर लो नेशन स्टेट्स में. इटालियन लोग अपनी नेशन स्टेट बनाओ, जर्मन अपनी बनाओ, ठीक है, ऑस्ट्रियन अपनी बनाओ, सब अपनी अपनी नेशन स्टेट बनाओ. अब हर एक नेशन स्टेट की पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होंगे, गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होगी, ठीक है. सो अब इसमें पहली कंट्री जो हम देखेंगे दैट इज़ जर्मनी. दैट इज़ फ्रॉम जर्मनी कैसे नेशन स्टेट में बनता है, विच स्टार्ट्स विद द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. On 18 मई 1848 मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इलेक्टेड, जो जर्मनी के लोग थे, दे इलेक्टेड अ पॉलिटिकल एसोसिएशन. वो इलेक्ट करते हैं कुछ लोगों को, 831 लोगों को वो इलेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या डिसाइड किया, पार्लियामेंट बनाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अपनी कंट्री को खुद रन करेंगे, ठीक है. सो मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इलेक्टेड 831 रिप्रेजेंटेटिव्स हु टुक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. फ्रैंकफर्ट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन जर्मनी. सो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो सेटअप होते हैं और एक मीटिंग की जाती है, मतलब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विच इज कन्वीन्ड एट चर्च ऑफ सेंट पॉल एंड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन. और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मनी के लिए. ये पॉसिबल हो पाया था विद द सपोर्ट ऑफ मिडिल क्लास. मिडिल क्लास ने तो करा ही था, बट विद मिडिल क्लास देयर वर पुअर क्लास एज वेल, क्योंकि मिडिल क्लास अकेला किंग को नहीं भगा सकता था. पार्लियामेंट बनी है, मीटिंग हो रही है, तो मीट मीन्स इन्होंने मोनार्की को हटाया है. मोनार्की को हटाया मिडिल क्लास ने विद द सपोर्ट ऑफ पुअर क्लास, और इन्होंने अपनी मीटिंग की है, दैट इज नोन एज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इस जगह पर, राइट. इट वॉज ओपोज्ड बाय किंग ऑफ प्रूशिया. उस टाइम पे जो प्रूशिया के किंग थे, ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी ओनली, जर्मन स्टेट नहीं था एग्जिस्टेंस में. किंग ऑफ प्रूशिया फ्रेडरिक विलियम फोर ने इसको अपोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, मैं किंग हूँ, मैं ही सब चीज़ें डिसाइड करूँगा, आप पार्लियामेंट बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते. एंड अदर मोनार्क ऑल्सो लॉस्ट इट सोशल बेस, हैज़ नो राइट गिवन टू द वर्कर्स एंड वीमेन. किंग तो इस चीज़ को अपोज कर ही रहा था, लेकिन ये जो पुअर क्लास थी ना और मिडिल क्लास, इसमें भी इन्होंने, जिन्होंने पार्लियामेंट बनाई, इसमें इन्होंने कोई स्पेस नहीं दिया टू द वीमेन एंड टू द वर्कर्स. मेनली उन लोगों को लिया जिनके पास लैंड थी और हु आर लिटिल बिट मोर प्रोस्पेरस, ठीक है. सो वर्कर्स को और विमेन को इसमें जगह नहीं मिली पार्लियामेंट में. किंग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहा था. अब ये जो मिडिल क्लास है धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये डोमिनेट करेगा पुअर क्लास के ऊपर. धीरे धीरे पुअर क्लास से रिप्रेजेंटेशन वापस छीनने की कोशिश करेगा, जिससे पुअर क्लास एंग्री हो जाएगा और मिडिल क्लास से अपना सपोर्ट वापस ले लेगा, ठीक है. अब मिडिल क्लास से सपोर्ट वापस ले लेगा तो मिडिल क्लास वीक पड़ जाएगा और किंग दोबारा कंट्रोल कर लेगा. आया समझ में?
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, समझो। जर्मनी में प्रूशिया में किंग है, किंग को पावर से हटाते हैं मिडिल क्लास विद द हेल्प ऑफ पुअर क्लास, दोनों मिलकर हटाते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं चलो अपनी पार्लियामेंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हो गई सेटअप, पार्लियामेंट में मिलकर बोलते हैं चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। ओके, ये जो पार्लियामेंट बनी और ये जो इनकी यूनिटी हुई इसके अगेंस्ट किंग है क्योंकि किंग को पावर से हटाया है। सेकंड, इसमें इन्होंने विमेन को और वर्कर्स को इंक्लूड नहीं किया रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। जो 831 थे इसमें वर्कर्स और विमेन नहीं थी, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बोला कि आप डिस्कशन में पार्ट नहीं लोगे, सिर्फ ऑब्जर्व करो बालकनी में बैठ के पार्लियामेंट में। सेकंड, मिडिल क्लास उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा पावर मिडिल क्लास स्मार्ट था अपने आप को दे ली और पुअर क्लास की पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। इस चीज़ से पुअर क्लास नाखुश हो गया और पुअर क्लास ने मिडिल क्लास से अपना सपोर्ट वापस ले लिया। व्हेन पुअर क्लास टुक द सपोर्ट बैक, किंग अगेन बिकेम मोर पावरफुल और किंग ने आर्मी का यूज करके दोबारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को गिरा दिया और मिडिल क्लास को भी पावर से हटा दिया। इट फोर्स द ऑटोक्रेटिक मोनार्क के पास दोबारा पावर आ गई। इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज अबॉलिश्ड, हैब्सबर्ग रूल ओवर ग्रांटेड ओवर। बट अब जब किंग दोबारा पावर में आता है ना, दैट इज डाउनफॉल ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के गिर जाने के बाद जब किंग दोबारा पावर में आता है, व्हाट किंग डू, उसको समझ आ जाता है कि अगर लोगों को अपने फेवर में रखना है, मोनार्की भी रखनी है और लोगों को भी अपने फेवर में रखना है, वो मेरे साथ प्रोटेस्ट ना करे मेरे अगेंस्ट, सो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो क्या चेंजेस करता है? किंग ही सर्फडम हटा देता है, बॉन्डेड लेबर की प्रैक्टिस हटा देता है एंड हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी, और वो हंगरी के लोगों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देता है। मतलब किंग्स को ये लगने लग जाता है कि लोगों को थोड़ी सी फ्रीडम देने की ज़रूरत है, वरना वो ऐसे ही प्रोटेस्ट करेंगे। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द रोल ऑफ वीमेन इन, आई टोल्ड यू विमेन को ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिला नहीं। विमेन, ऑल्दो विमेन ने मूवमेंट में पार्ट लिया कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, वी नीड इक्वल स्टेटस, इक्वल पावर, बट देयर वर प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय विमेन। विमेन हैव पार्टिसिपेशन इन लिबरल मूवमेंट, विमेन हैड फॉर्म्ड पॉलिटिकल एसोसिएशंस, विमेन ने अपने खुद की ग्रुप्स भी बनाई। दे ऑल्सो फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्ट लिया। एंड डिस्पाइट दिस दे वर नॉट गिवन राइट टू सफरेज। इसके बाद भी देखो विमेन ने इतना सब किया, इनके साथ मिलकर मूवमेंट में पार्ट लिया, अपनी खुद की एसोसिएशंस बनाई, उन्होंने न्यूज़पेपर्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे, पॉलिटिकल मीटिंग में पार्ट लिया, लेकिन जब राइट मिलने की बात आई सो विमेन वर नॉट गिवन राइट टू सफरेज, मीन्स राइट टू वोट विमेन को नहीं मिला। राइट टू वोट वॉज नॉट ग्रांटेड टू विमेन ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली के टाइम पर। तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि हमने इतना एफर्ट लगाया फॉर मेकिंग दिस नेशन स्टेट और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, बट हमें राइट टू वोट नहीं मिला। राइट, सो विमेन सेक्शन जो था वो हैप्पी नहीं था, वर्कर्स भी हैप्पी नहीं थे और बाद में पुअर क्लास भी ज़्यादा हैप्पी नहीं था। राइट, सो दैट वाज अ थिंग। नाउ अब एक बार तो जर्मनी ने कोशिश की थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना के चीज़ों को सेटअप करने की, बट वो फेल हो गया। बट नाउ जर्मनी विल अगेन ट्राई, विच विल बी नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये क्वेश्चन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे स्टार्ट होता है? दोबारा मिडिल क्लास, इट स्टार्टेड विद द लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ 1848 विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, बट फेल। एक बार स्टार्ट हो चुका था, इट स्टार्टेड विद द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, बट उस टाइम पे वो फेल हो गया। राइट, नाउ दिस इज द प्रोसेस। ओटोमन बिस्मार्क जो कि चीफ मिनिस्टर थे, प्रूशियन किंग जो थे उनकी आर्मी के, ये जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास बहुत स्मार्ट है। मिडिल क्लास को एक बात समझ में आ गई जर्मनी के कि अगर कंट्री को नेशन स्टेट बनाना है, इट मीन्स पूरे यूरोप में मान लो इतना जगह है जहाँ के लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, और हमें अपने इस टेरिटरी को नेशन स्टेट बनाना है, मीन्स यहाँ के लोगों को यूनाइट कर कर इसको सेपरेट बनाना है, यहाँ से एक नेशन स्टेट सेपरेट। अब मिडिल क्लास ने खुद कोशिश करके देखी, फेल हो गई पुअर क्लास के साथ। नाउ व्हाट दे विल डू, वो किंग को मोटिवेट करेंगे, किंग ऑफ प्रूशिया, कि आप प्रूशिया के किंग हो, सो हम आप सबको सपोर्ट करते हैं, आप एक काम करो, जो हमारी टेरिटरी बाकी किंग्स के कैप्चर में है ना, आप उन किंग से फ्री कर लो और जर्मनी को नेशन स्टेट बना लो और आप हेड बन जाना। सो मिडिल क्लास प्लेड अ ट्रिक, दे डायरेक्टली अप्रोच टू द किंग of Prussia, that is Kaiser William, and they asked Kaiser William that you become the king, just to do one thing, make Germany a nation state, जर्मन स्पीकिंग एरिया को यूनाइट कर लो, अपने कैप्चर में कर लो और इसके आप नेशन स्टेट बना दो। ठीक है, नाउ अब किंग खुद तो करेगा नहीं, सो किंग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने चीफ मिनिस्टर को, ओटो वन बिस्मार्क को। किंग गेव रिस्पॉन्सिबिलिटी
to his chief minister Ottoman Bismarck. Now, Ottoman Bismarck, with the help of Prussian army and bureaucracy, took on the leadership of the movement for national unification. किंग हैप्पी हो गया, ठीक है, मिडिल क्लास सपोर्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क ने अपनी आर्मी के साथ और ब्यूरोक्रेसी के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, ही टुक द लीडरशिप एंड मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. बिस्मार्क लेड 3 वॉर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years. बिस्मार्क ने अपनी जर्मन पॉपुलेशन को फ्री कराने के लिए वो एरिया जहाँ पर लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, ही फॉट 3 वॉर्स, उसने 3 वॉर लड़े फॉर 7 years, विच इज ऑल्सो नोन एज 7 years वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. इट मीन्स जो जर्मन पॉपुलेशन थी वो किन के कंट्रोल में थी एरिया में, और वैसे भी ऑस्ट्रिया, कुछ लोग ऑस्ट्रिया में, कुछ डेनमार्क में, कुछ फ्रांस की टेरिटरी में. सो 7 साल के लिए 3 वॉर लड़े इन तीनों कंट्री से, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एंड प्रूशिया जीत गया. फाइनली जर्मन यूनिफाई हो गया इन 1871. जो डिसाइड हुआ था, द किंग ऑफ प्रूशिया, जो प्रूशिया के किंग थे, उसने जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन एरिया को कैप्चर कर लिया, जितने भी लोग जर्मनी बोल रहे थे उनको यूनाइट कर लिया, फ्री कर लिया बाकी 3 कंट्री से. What they did, the king of Prussia, Kaiser William, was proclaimed as emperor of Germany. किंग को जर्मनी का एम्परर बना दिया, एंड एक सेरेमनी हेल्ड की गई एट वर्सेलिस. आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी वॉज डोमिनेटेड बाय प्रूशिया पावर एंड न्यू स्टेट एम्फसाइज्ड ऑन मॉडर्निंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम. दीज आर द की हेडिंग्स कि जर्मन की यूनिफिकेशन के बाद, जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद क्या क्या चीज़ें अच्छी की गई. इट वॉज करेंसी को बेटर किया गया, बैंकिंग सिस्टम पर ध्यान दिया गया, लीगल के ऊपर ध्यान दिया और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया गया. किंग कौन थे? केसर विलियम 1. चीफ मिनिस्टर कौन थे? ओटोमन बिस्मार्क, जिन्होंने आर्मी को लीड किया और सारी चीज़ें की. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से स्टार्ट होकर ओटोमन बिस्मार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिडिल क्लास का सपोर्ट, आर्मी और ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट, 7 साल तक 3 देशों के साथ लड़ाई, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, फाइनली जीत जाते हैं 1871 में. केसर विलियम को हेड बनाया एंड फाइनली थिंग्स मूव स्मूथ एंड इजी गोइंग, राइट. सो दिस इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अब जैसे जर्मनी यूनिफाई हो गया, इटली भी अपने आप को यूनिफाई करेगा, बट वो अलग तरीके से यूनिफाई करेगा. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states. जो पूरा इटली था वो 7 states में डिवाइडेड था, और उन 7 states में सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट थी जिसके रूलर इटालियन हेड थे, मतलब उसका राजा इटली का ही था, वरना बाकी सबके अलग अलग थे. कहीं पे ऑस्ट्रियो हेम्सबर्ग कर रहा है, कहीं पे पोप कर रहा है, कहीं पे बर्बन डायनेस्टी कर रही है, ठीक है. सो अब ये ऑस्ट्रियो, जैसे वहाँ पे केसर विलियम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लोगों ने, यहाँ पे इटली के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे सर्डिनिया पेडेमोंट, जो 7 स्टेट में से एक स्टेट है, उसका नाम सर्डिनिया पेडेमोंट है, जहाँ के राजा इटालियन है, इटली के ही हैं. वो बोलेंगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी आर्मी से पूरे इटली को यूनिफाई करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे. इटली पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 states with only Sardinia Piedmont was ruled by Italian ruler. उनका नाम था विक्टर इमैनुअल. सर्डिनिया पेडेमोंट के रूलर थे विक्टर इमैनुअल. नॉर्थ, मान लो ये इटली है, ये अलग स्टेट होगी सर्डिनिया पेडेमोंट, ये नॉर्थ हो गया, ये सेंटर हो गया साउथ. नॉर्थ था जो, नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियो हेम्सबर्ग, यहाँ पे ऑस्ट्रियो हेम्सबर्ग डायनेस्टी रूल कर रही थी. सेंट्रल पार्ट वॉज रूल्ड बाय पोप एंड साउथ वॉज रूल्ड बाय बर्बन किंग ऑफ स्पेन. स्पेन के जो किंग थे बर्बन डायनेस्टी के, वो रूल कर रहे थे. रोल ऑफ मजीनी. इटली के लोगों में एक आग, एक चिंगारी मजीनी छोड़ के जा चुका था, दैट इज वॉज गिसिपी मजीनी, राइट, जिन्होंने 2 सोसाइटीज फाउंड आउट करी थी कि इटली को यूनिफाई करना है. सो इनिशियली अ यूनिफिकेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय गिसिपी मजीनी. उसने 2 सोसाइटी भी बनाई थी, बट ही फेल्ड, वो फेल हो गया था, राइट. अब दोबारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो सर्डिनिया पेडेमोंट के किंग है विक्टर इमैनुअल, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम देंगे अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलियो कावर को. चीफ मिनिस्टर कावर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई रीजन. Sardinia Piedmont succeed in defeating Austrian forces in 1859. राजा विक्टर इमैनुअल ने अपने ये लिया, ठीक है मैं यूनिफाई करता हूँ. उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो कावर को कि कावर जाओ यूनिफाई करके लाओ इटली को. सो सबसे पहले उसने वॉर लड़ा काउंट कैमिलो कावर ने विद द नॉर्थ, दैट इज ऑस्ट्रियन फोर्सेज, और ऑस्ट्रियन फोर्सेज को हराकर उसने 1859 में नॉर्थ इटली को अपने साथ जोड़ लिया. नॉर्थ कैप्चर हो गया. नाउ मिलिट्री शॉर्ट पड़ गई है, अब इट मीन्स साउथ को कैप्चर करने के लिए उसे और मिलिट्री चाहिए अपनी. सो ही टुक अ हेल्प फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल जिनका नाम था गिसिपी गैलिबार्डी. एक आदमी थे जिनका नाम था गिसिपी गैलिबार्डी. नाउ गिसिपी गैलिबार्डी ड्राइव्ड आउट स्पेनिश रूलर एंड यूनिफाइड इटली. अब गिसिपी गैलिबार्डी वाज अ रेवोल्यूशनरी जो खुद की अपने यंग लोगों की एक आर्मी लेकर चलता था. ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी जो अपनी यंग लोगों की आर्मी लेकर चलता था. और जब काउंट कैमिलो कावर ने उसकी हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करो साउथ इटली को यूनिफाई करने में, उसने हेल्प कर दी. उसके पास लोग हैं, वेपन्स है, ही वॉज अ मर्सनरी सॉर्ट ऑफ थिंग. सो गिसिपी गैलिबार्डी का एक बॉक्स राइट साइड में गिवन है, उसको अच्छे से पढ़ना बुक में. देन गिसिपी गैलिबार्डी ड्राइव आउट द स्पेनिश फोर्सेज, और साउथ को भी उसने कैप्चर कर लिया कैमिलो के साथ मिलकर.
सेंटर में पोप रूल कर रहे थे, पोप ने देखा भाई काउर ने नॉर्थ कर लिया है, साउथ कर लिया है, तो कुछ फायदा तो है नहीं, पोप हिमसेल्फ गिव अवे, पोप ने खुद पावर गिव अवे कर दी। और फाइनली जो किंग थे विक्ट्री मैनुअल, जिसने अपने चीफ मिनिस्टर को काम दिया था, ही वॉज अपॉइंटेड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। ठीक है, सो ये था इटली का प्रोसेस, डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट से लेकर सर्डिनिया पेडमोंट से लेकर विक्ट्री मैनुअल टू कावुर टू गिसिपी गैलिबार्डी, नॉर्थ को किया फिर साउथ को किया, और पोप ने खुद गिव अवे कर दिया। दिस वॉज अ एंटायर प्रोसेस, राइट। गो थ्रू इट वंस, एक बार नोट्स पढ़ोगे ना दोबारा, एक दो बार देखोगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज, दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ? ब्रिटेन की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, बिकॉज ब्रिटेन ने कुछ टेरिटरीज को फोर्सफुली कैप्चर किया है, कुछ उसने ट्रिक से कैप्चर किया है। ऐसे उसमें जैसे ऊपर हमने क्या देखा, इटालियन बोलने वाले लोगों ने इटली बनाया, जर्मन बोलने वाले लोगों ने जर्मनी बनाया, तो ऐसे होना चाहिए ना कि इंग्लिश बोलने वाले लोग सिर्फ हो, बट नहीं, ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज है। ब्रिटेन ने दूसरी एथनिसिटी लैंग्वेज के लोगों को भी फोर्सफुली इंक्लूड कर लिया टू मेक ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट है नहीं, बट कर लिया उसने ऐसा। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग बोर्न प्रोसेस, बहुत बड़ा प्रोसेस था, लॉन्ग बोर्न प्रोसेस। 1688 में इंग्लैंड एस्टेब्लिश द नेशन स्टेट। इंग्लैंड माने, देखो आज के दिन जो यूनाइटेड किंगडम है ना, उसमें 4 मेजर टेरिटरीज हैं। एक तो है इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों की, दैट इज़ इंग्लैंड, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। एक है स्कॉटिश लैंग्वेज बोलने वालों की, स्कॉटलैंड। एक है आयरिश लैंग्वेज वाले बोलने की, आयरलैंड। और एक है वेलिश लैंग्वेज वाले लोगों की, वेल्स। 4 अलग अलग लैंग्वेज, इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश, वेलिश, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग एथनिसिटी है। ये स्मार्ट है ब्रिटेन जो इंग्लैंड बोलता है। What they will do slowly and gradually they will try to control the entire territory, वो पूरी टेरिटरी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हाउ? ओके वेट, जस्ट एक रीड दीज हेडिंग्स, राइट। ओके, सो वॉट दे विल डू, दे विल प्ले स्मार्ट। 13th सेंचुरी के आसपास सबसे पहले तो अपने साथ वेल्स को जोड़ लेंगे, देन एक सीक्रेट एग्रीमेंट, नॉट ओपन एग्रीमेंट साइन करेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद स्कॉटलैंड के साथ कि हम पार्लियामेंट सेटअप कर रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन विद अस, हम आपको पावर दे देंगे। स्कॉटलैंड को ज्वाइन कर लेंगे। इन तीनों को कर लिया ब्रिटेन ने, इन दोनों को कर लिया ब्रिटेन ने। अब आयरलैंड में रिवोल्ट चल रहा होगा, चर्च में 2 डिवीजन होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट चर्च होता है, कैथोलिक चर्च होता है। कैथोलिक माने पुरानी चीज़ों को फॉलो करने वाला चर्च, प्रोटेस्टेंट माने न्यू चर्च। अब ये क्या करेगा, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर देगा कि हम प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे आयरलैंड को भी कैप्चर कर लेगा। सो इट मीन्स उसने लैंग्वेज का ध्यान नहीं दिया, कुछ यूनिफिकेशन नहीं किया, जस्ट टू कैप्चर दैट एरिया, प्लेड अ स्मार्ट गेम, दैट वाज ब्रिटेन। सो जस्ट गो थ्रू इट। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की से पावर ली, इंग्लिश पार्लियामेंट ने किंग को हटाया पावर से। साइंड एक्ट ऑफ यूनियन 1707, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, रिजल्टेड इन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। एक्ट ऑफ यूनियन में किसको जोड़ा? स्कॉटलैंड को जोड़ा अपने साथ। 1801 में आयरलैंड वॉज फोर्सफुली टेकन, फोर्सफुली आयरलैंड को ले लिया, किसको सपोर्ट करके? बाय प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट कैथोलिक, दोनों को बांट के कैथोलिक को सपोर्ट करके एरिया ले लिया। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फाउंडेड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और सभी एरिया में होना क्या चाहिए था, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी ना। इंग्लिश कल्चर लगा दिया, इंग्लिश लैंग्वेज कर दी, और इंग्लिश का डोमिनेशन कर दिया इन द एंटायर रीजन, राइट। दिस वॉज डन। सो दिस वॉज अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कैसे ब्रिटेन ने स्मार्ट मूव करके पहले वेल्स को, फिर स्कॉटलैंड को, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, और फिर फाइनली 1801 में आयरलैंड को कैप्चर कर लिया, इतने सालों में, जस्ट टू कंट्रोल दैट एरिया। नाउ विजुअलाइजिंग द नेशन। अब लोगों ने अपने अपने नेशन को विजुअलाइज किया है, लाइक हम अपने एक नेशन को विजुअलाइज करते हैं एज अ भारत माता की तरह। सो बाकी टेरिटरीज ने कैसे विजुअलाइज किया है? नेशंस वर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर। लोगों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने अपने नेशन को पोर्ट्रे किया एज अ फीमेल फिगर, और फीमेल फिगर को व्हेन वी पर्सोनिफाई आवर नेशन एज अ फीमेल फिगर, जब हम अपने नेशन को एक इमेज दे देते हैं, दैट इज नोन एज एलेगरी, ठीक है। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन। रियलिटी में वैसी कोई वीमेन नहीं है, जस्ट हमने उसको ऐसा सोचा है, ऐसा बनाया है। एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन कंक्रीट फॉर्म। इन फ्रांस, जो फ्रांस ने अपनी एलेगरी बनाई फीमेल, इट वाज मरियन, दैट वाज अ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। वेयर एज जर्मनी के लोगों ने जो अपनी एलेगरी बनाई, इट वाज जर्मेनिया। आपने बुक में इमेजेस देखी होंगी, बिकेम द एलेगरी। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जर्मेनिया ने अपने सर पे ओक लीव्स पहने हुए हैं, ओक लीव्स क्या शो करते हैं? हीरोइज्म, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू, उनके एक बार एट्रीब्यूट्स देख लेना जो बुक में गिवन है, जस्ट यू शुड नो एलेगरी, और एलेगरी ने लोगों को यूनाइट किया, राइट।
देन नेक्स्ट इज ओके, जस्ट फ्यू मोर थिंग्स एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको नोट्स में मिल जाएगी. गो थ्रू दीज इंपॉर्टेंट डेट्स. ठीक है, PDF आई एम अगेन टेलिंग यू, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, दैट इज टेलीग्राम लिंक. टेलीग्राम डाउनलोड करना, फिर उस लिंक के ऊपर क्लिक करना, यू विल डायरेक्टली मूव यू विल स्विच टू आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे नोट्स की PDF होगी, उसको डाउनलोड करना, अच्छे से रिवाइज करना. देयर इज ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा. यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होगी यू विल डायरेक्टली गेट अपडेट ऑन व्हाट्सएप. ठीक है, सो आपके यूज के लिए यूज़ की होगी, देन इट विल हेल्प यू आउट, राइट. सो जस्ट ज्वाइन विद इट, राइट. ये मैंने इसमें एट्रीब्यूट्स डाल दिए हैं कि जो जर्मेनिया और मरियम के जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो सिंबल्स हैं, वो क्या क्या शो करता है. ब्रोकन चेन्स क्या शो करती है, आपकी बुक से ही है. क्राउन लीव्स क्या शो करता है, ओलिव ब्रांच क्या शो करती है. ऑल दीज थिंग्स जस्ट गो थ्रू देम. एक बार रीड कर लेना कि क्या चीज़ क्या शो कर रही है. यस, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो कैसी लगी. एट द एंड आफ्टर वॉचिंग द एंटायर वीडियो डू टेल मी द ऑनेस्ट रिव्यू, गिव मी द ऑनेस्ट रिव्यू, वीडियो कैसी लगी और वेदर दीज नोट्स वर हेल्पफुल और नॉट. इफ यू विल से दीज नोट्स वर हेल्पफुल, इस टाइप के नोट्स हेल्पफुल हैं आपके लिए, देन वी विल मेक प्लान फॉर अदर चैप्टर्स एज वेल. अभी तक हम जो फोकस कर रहे थे, आर फोकस वॉज मेनली ऑन 12th क्लास, 12th बोर्ड्स, बट नाउ वी आर ऑल्सो स्विचिंग टू 10th क्लास, राइट. सो इन केस यू फाउंड दिज नोट्स हेल्पफुल, ये नोट्स हेल्पफुल लगे, एक्सप्लेनेशन समझ आई, अच्छा लगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आपकी हेल्प हुई विद द हेल्प ऑफ सच की नोट्स, देन डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, राइट. विल डेफिनेटली फोकस ऑन अदर चैप्टर्स एज वेल. एंड यस, ऑल्सो विद दैट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, राइट. ओके, वो आई नो आप लोग खुद ही कर दोगे, मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, अगर अच्छी लगी तो, राइट. दैट इज अ सेपरेट थिंग. मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. अब यूरोप ने तो अपने आप को नेशन स्टेट में बना लिया, ब्रिटेन बन गया, जर्मनी बन गया, इटली बन गया, बाकी कंट्रीज भी बन गई. हमारे इस चैप्टर में इन पर फोकस है. नाउ व्हाट यूरोपियन स्टार्टेड डूइंग, वो अपने एरिया को फ्री करके दूसरे एरिया के ऊपर ध्यान करते. जैसे उन्होंने इंडिया को कैप्चर किया ना, इंडिया से पहले उनका थोड़ा सा फोकस गया बल्कन रीजन के ऊपर. बल्कन रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पे ये कंट्रीज हैं. नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म लीड टू डिजास्टर इन यूरोप. बल्कन रीजन प्रेजेंट डे रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बियन, मोंटेगो, इसको बल्कन रीजन बोला जाता है, जहाँ पे प्रेजेंट डे कंट्रीज है. इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और हमने क्या देखा, यूरोपियंस लालची हैं, मेनली ब्रिटिशर्स. व्हाट दे डू, दे ट्राइड टू कंट्रोल बल्कन रीजन. अपनी कंट्री को नेशन स्टेट बनाकर इस टेरिटरी को कैप्चर करना चाहते हैं, अपना रूल करना चाहते हैं. मीन्स दे वांटेड टू इम्पोज इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म, जो इन्होंने इंडिया के साथ किया अपनी कॉलोनी बना के. बल्कन रीजन वॉज अ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर. और बल्कन रीजन उस टाइम पे किसके कंट्रोल में, मोस्टली अंडर द ओटोमन एम्पायर. सो इट मीन सबसे पहले वो ओटोमन एम्पायर को पावर से हटाएंगे. द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव. अब ये जो रीजन है ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो गया, यहाँ पे रिवोल्ट और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो अनस्टेबल रीजन हो गया है. क्यों हो गया है? बल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर. मान लो ये बल्कन रीजन है, इसमें अलग अलग स्टेट्स बनी हुई हैं. एक तो इसमें ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा है. कौन कर रहा है? ओटोमन एम्पायर. इनके साथ लड़ाई होगी. दूसरा, ये स्टेट्स आपस में एक दूसरे से जेलसी फील करती हैं, एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करना चाहती है, तो आपस में लड़ रही हैं, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. तीसरा, यूरोपियंस आ जाएंगे तो पूरा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे बल्कन रीजन में रिसोर्सेज के लिए. सो बल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी. सब चाहते थे, ये चाहता था इसकी टेरिटरी ले लूँ, ये चाहता था इसकी टेरिटरी ले लूँ, एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर. यूरोपियन पावर्स वर ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द रशिया, जर्मनी. यूरोपियंस भी इसको कंट्रोल करना चाहते थे और ओटोमन एम्पायर तो कर ही रहा था. दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर्स इन दिस रीजन एंड फाइनली रिजल्टेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इस एरिया को कैप्चर करने के पीछे ही, बल्कन रीजन के एरिया को, ये आपस में भी एक दूसरे के एक्सपेंशन चाहते हैं, यूरोपियंस भी इसको कैप्चर करना चाहता है और ओटोमन एम्पायर तो है ही रोल में. सो इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए 3 रीजन: रूल ऑफ ओटोमन एम्पायर, कॉन्फ्लिक्ट विद इन एरिया ऑफ बल्कन रीजन, एंड थर्ड दैट इज एट एक्सपेंस, दे वांटेड टू एक्सपेंड ईच अदर, एंड थर्ड दैट इज ओटोमन एम्पायर, यूरोपियंस. थर्ड इज यूरोपियंस, यूरोपियन कंट्रोल करना चाहते हैं. इस वजह से पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्टिंग जोन हो जाता है और फाइनली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है. नाउ वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर. अराउंड इट टुक 1 आवर. 1 आवर लगा होगा ना पूरी क्लास को. जस्ट वॉच दिस वीडियो एट 2x. आपको 2x में समझ आता है, 2x में देखो, 1x में, जैसे भी आपको आता है, जस्ट वॉच इट वंस. PDF में लास्ट में इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस गिवन है रिवाइज करने के लिए फॉर योर एग्जाम. हिस्ट्री है, कुछ डेट्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है. गो थ्रू इट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसी लगी. फॉर श्योर इवन आफ्टर एग्जाम यू कैन टेल, राइट. देन still see you in the next chapter. Take care, bye bye, right? Okay, see you, all the best for your exams. Study well and revise well. Take care, bye bye.